हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 5वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को मैं 2 लेक्चरों में क्लियर करवा दूंगा। 2 लेक्चर का मतलब एक तो लेक्चर नंबर 5 लूंगा इसके लिए और एक लेक्चर नंबर 6 लूंगा। 2 लेक्चरों के अंदर आप लोगों का इतना शानदार तरीका से समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे मेरे दोनों लेक्चर क्लियर होंगे, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आखिरकार ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो निम्नतम अवस्था वाला टॉपिक है वो क्या बात बोलना चाहता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से मेरे साथ देखते चलो। तो देखो सुनो मेरी बात, स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था के इस टॉपिक में एक चीज का यहाँ पर डिस्कशन कर रखा है, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक था जो आप लोगों की 11वीं क्लास में दे रखा था। मैं बता देता हूं, क्वांटम संख्या हम लोगों को कहां पर पढ़ाते थे? 11वीं क्लास में। अब 11वीं क्लास में तो आप लोगों को पता आप कैसे पढ़े हो। ठीक है ना, क्वांटम संख्या बहुत से लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे कि सर हम तो पहली बार ही क्वांटम संख्या शब्द सुन रहे हैं। तो कोई टेंशन मत करो, आज के इस लेक्चर में क्वांटम संख्या दिमाग में ऐसी फिक्स कर दूंगा कि जब भी कभी क्वांटम संख्या की बात होगी तो बेटा मुझे ध्यान में रखोगे कि क्वांटम संख्या निकालना सिर्फ हम सर से सीखे थे। आगे बात सुनिए, तो आज के इस लेक्चर में क्वांटम संख्या आप लोगों को दिमाग में सब फिट कर दूंगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे। और मैं कोई यहाँ पर कोई अथा भंडार, यहाँ पर कोई रामायण नहीं बोलने वाला। मैं क्वांटम संख्या के लिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन, वो आपकी क्या होगी? ट्रिक होगी। एक लाइन, क्वांटम संख्या हम कैसे निकालते हैं, क्वांटम संख्या निकालने के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा जो हम लोगों की क्या होगी? ट्रिक। उस एक लाइन के बेस पर ही हम किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर क्वांटम संख्या बहुत बढ़िया तरीका से निकाल सकते हैं। और ये तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे मेरा लेक्चर क्लियर होगा आज का जैसे ही 5वें नंबर का लेक्चर क्लियर होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी फिट हो जाएगी कि हाँ भाई क्वांटम संख्या हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, और आज के बाद आप लोगों को कभी भी क्वांटम संख्या में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, क्वांटम संख्या मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वांटम संख्या शब्द का उपयोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में कर रखा है। तो अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा तो टॉपिक सही तरीका से समझ में नहीं आएगा। तो जब तक क्वांटम संख्या आप लोगों के समझ में नहीं आ जाती तब तक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ गया आप लोगों के। तो एक काम करते हैं, पहले हम उस जड़ को ही पकड़ते हैं ना, पहले जड़ से ही सीखते ना, पहले क्वांटम संख्या को क्लियर करते हैं। जैसे ही हम लोगों की क्वांटम संख्या समझ में आ जाएगी फिर टॉपिक के बारे में कर लेंगे डिस्कशन, क्योंकि टॉपिक में भी किसकी बात कर रखी है? क्वांटम संख्या की बात कर रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वांटम संख्या को जीरो लेवल से लेते हैं कि आखिरकार क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, क्वांटम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सारी चीजों का मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है ना, तो पहले तो मैं क्वांटम संख्या को बिल्कुल जीरो लेवल से बता देता हूं कि आखिरकार क्वांटम संख्या की जरूरत क्या पड़ी, फिर ये समझ लेंगे क्वांटम संख्या की क्या जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि भाई क्वांटम संख्या की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखने के बाद फिर हम भी लोग ये सीख लेंगे कि भाई जो क्वांटम संख्या होती है वो ऑर्बिटल्स को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आखिरकार क्वांटम संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप लोग जानते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग जानते हो परमाणु स्ट्रक्चर होती है। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में तो आप सभी अच्छी तरीका से जानते हो परमाणु संरचना क्या होती है। कि परमाणु होता है उसमें कौन होती है? नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के चारों जो सेल होते हैं वो सेलों में कौन चक्कर लगाते हैं, कौन मोशन करते हैं? आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये आप लोगों के कौन होते हैं? देखो इनको आप लोग क्या बोलते हो? कोष बोलते हो, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको हम कोष को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एल से, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 जितने भी है वो 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक बढ़ते जाते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, और आप लोगों को पता है ये कौन होती है? नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है। और हम ये जानते हैं कि ये जो सेल होती है इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। खूब आप 11वीं क्लास से जानते हो कि ये कौन होती है? अपने सेल होते हैं, जो सेलों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चीजों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, बस यही इसकी डेफिनेशन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि बहुत सारी चीजों का पता लगाने के लिए हमें 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है, 4 कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। और उन 4 कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। अभी आप लोगों को सामने लिखूंगा कि वो 4 कांस्टेंट कौन कौन से हैं, वो 4 नियतांक कौन कौन से हैं। ठीक है ना, अभी आप लोगों को सामने बता दूं मैं। पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर बता देता हूं कि आखिरकार क्वांटम संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बार फिर देखना, ये आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना। ये कौन है? परमाणु संरचना।
प्रश्न, ये बीच में कौन होती है, नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, और आपको पता है न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये कौन होते हैं, कोष होते हैं जिनको सेल बोलते हो, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। कोष को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना एन का मान कभी जीरो नहीं होता है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अरे एन का मान जीरो ही हो गया, इसका मतलब कोई कोष ही नहीं है भाई। एन का मान एन कोष को ही तो शो कर रहा है, और अगर आप उसको मान जीरो मान के चलो, इसका मतलब कोई कोष ही नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कोष तो होगा कम से कम। तो अगर कोष होगा तो आप उसकी संख्या मानोगे। क्या जगह ये कौन है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एल, जो भी है बढ़ते जाएंगे इस तरीका से, और उनके मान कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक इस तरीका से बढ़ते जाएंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में ध्यान में रख लेना, के का ये एन का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 से कितने भी अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन एन का मान कभी जीरो नहीं होता। कहां से शुरुआत होती है एन की, 1 से शुरुआत होती है। चलो ठीक है, फिर मैं दोबारा डेफिनेशन पे आता हूं, मैं दोबारा फिर डेफिनेशन का डिस्कशन करता हूं। तो डेफिनेशन क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए 4 नियतांकों की, मतलब 4 कांस्टेंटों की आवश्यकता होती है, और वो 4 कांस्टेंट को, 4 नियतांक को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। अब वो किस तरीका से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताते हैं, वो सारी चीजों के बारे में अभी वो चारों नियतांक बता देंगे। क्या कोई सा नियतांक किसी के बारे में बताएगा, कोई किसी के बारे में बताएगा। अब वो क्या क्या चीजें बताएंगे वो आप लोगों के सामने पहले चारों कांस्टेंटों को लिख देता हूं। चारों कांस्टेंटों को लिखने के बाद फिर पर्सनली बता दूंगा कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन की किस चीज को बताता है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन की किस चीज को बताता है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्वांटम संख्या की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है। उन चारों नियतांकों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। अब वो चारों नियतांक कौन कौन से मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, उसके बाद में फिर दोबारा डिस्कशन करता हूं। ठीक है ना, देखते चलो आप लोग। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, चारों कांस्टेंटों को लिख देता हूं मैं। 4 कांस्टेंट कौन कौन से, तो देखो आप लोगों को पता है अपने 4 कांस्टेंट कौन कौन से, इधर देख लो। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से। चलो ठीक है, उसके बाद है आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या। उसके बाद कौन सी है, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। चलो ठीक है, उसके बाद आप लोगों को होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको किससे शो करते हो, स्मॉल एम से। चलो ठीक है, और लास्ट आपकी जो चौथे नंबर की है वो कौन सी, आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको किससे शो करते हो, स्मॉल एस से। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पर रख देना, और जब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को मेरी तरफ बोर्ड की तरफ देखते रहना, क्योंकि आज के इस टॉपिक में किसी भी कीमत में आपके क्वांटम संख्या दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। आप लोग बस देखते रहो, जैसे लेक्चर क्लियर हो जाएगा आपको खुद को पता लग जाएगा क्वांटम संख्या सीख गया, और ऐसे सीख जाओगे कि दोबारा लाइफ में कभी क्वांटम संख्या को नहीं भूल पाओगे। आगे नहीं बात समझे, जब भी कभी क्वांटम नंबर का डिस्कशन होगा तो मैं ही याद आऊंगा कि क्वांटम संख्या निकालो
कल हम सर से सीखे थे। अब वो कैसे सीखेंगे वो देखते चलो आप लोग। एक बार फिर सुन लेना, क्वांटम संख्याओं की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखना चाहता हूं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। इन चारों कांस्टेंटों की, चारों नियतांकों की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकता हूं कि मतलब भाई जो परमाणु के अंदर आपको तब परमाणु में सेल हो तो सेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस मुझे वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर क्या पोजीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति होती है। उन चीजों को पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पर कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ी? 4। और इन चारों कांस्टेंटों को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। अब मैं ये बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगी, ये दिगंची क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगी, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगी, और ये चक्रीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगी। एक बार फिर सुन लो इंग्लिश मीडियम वालों, यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैं ज्यादा शब्द थोड़े हिंदी के यूज करूंगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग फिर देख लो। इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं दिगंची क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को सामने लिखी हुई है। अब मैं हिंदी वर्ड यूज करूं, इंग्लिश वर्ड करूं, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्ड यूज करूं तो हिंदी वाले आप देख लो हिंदी लिखी हुई है, और अगर हिंदी वर्ड यूज करूं तो इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लेना क्या लिखा हुआ है सामने। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कर लेता हूं डिस्कशन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। किसमें? परमाणु के अंदर, एटम के अंदर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले हम लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आखिरकार मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की किस चीज को बताता है। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से, जो किसको बताती है? कोष को बताती है। ये किसको बताती है? कोष को बताती है। इंग्लिश में कोष को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोष को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि मुख्य क्वांटम संख्या किसका डिटर्मिनेशन करती है, किसका निर्धारण करती है? किसका निर्धारण करती है? कोष का करती है, सेल का करती है। बात मेरी समझ में आ गई। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? परमाणु में सेल को बताती है, क्योंकि उसी सेल में आपको क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। और ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान अभी बताइए कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब एन की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? 1 2 3 4 मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एन की शुरुआत होगी एन बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 और अनंत तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। एक बार फिर सुन लेना आप लोग, एन का मान कभी भी 0 नहीं होता। एन की शुरुआत किससे होती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। और ये एन किसको बताता है? एन बताता है कोष को बताता है, सेल को बताता है। उन कोष को आप शो करते हो KLMNOPQ। देखो ये के लिए हो गया, ये को KLMNOPQ आगे नहीं मेरे पास समझ में। ये किसको शो करता है? सेल को। ठीक है ना। के के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। एल के लिए कितनी होती है? 2। एन के लिए कितनी होती है? 3। एन के लिए कितनी होती है? 4। और एक बात और सुन लो, ये जो आपके कोष होते हैं ना, सेल होते हैं, इनको हमेशा कैपिटल अक्षरों में शो करते हैं। आगे बात समझ में, KLMNOPQ सबको कैपिटल में लिखना आप लोग। मेरी बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताती है? कोष को बताती है, सेल को बताती है। ये सेल आपके KLMNOPQ। ठीक है ना। और क्रमशः रेस्पेक्टिवली इन लोगों के जो मान होंगे, के लिए कितना होगा? एन का मान 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से बढ़ते जाएंगे। आगे बात समझ में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोष को बताती है, मतलब सेल को बताती है। ठीक है, साइड में कर दो। पता लग गया किसको बताती है? कोष को बताती है। ठीक है, साइड में करो। अब दूसरी की बात करते हैं, दिगंची क्वांटम संख्या। किसकी बात करते हैं? दिगंची क्वांटम संख्या। और दिगंची क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एल से। और आपको पहले ही बता रखी है कि स्मॉल एल किसको शो करता है? कक्षक को शो करता है, ऑर्बिटल को शो करता है। अरे भैया आप लोग पढ़ के आए हो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, कक्षक चयन नियम। वहां पर ये एल किसको शो कर रहा था? कक्षक को कर रहा था, ऑर्बिटल को कर रहा था। और ये ऑर्बिटल आपकी क्या होती है? एस पी डी एफ, सब के सब आप लोगों की क्या होती है? कक्षक होती है। तो ये स्मॉल एल किसको बताता है? कक्षक को बताता, मतलब किसको बताता है? ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है? कक्षक को बताता है, या किसको बताता है? ऑर्बिटल को। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो इस ऑर्बिटल को, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इसको इधर की तरफ लिख रहा हूं। ये लो, ये देखो जो आपकी ऑर्बिटल होती है एस पी डी एफ, और एल का मान एस के लिए कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ
कि जो आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या है उसको किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है ना, किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। और ये स्मॉल एल किसको शो करता है, ऑर्बिटल को शो करता है, कक्षक को शो करता है। ये कक्षक आपकी एस पी डी एफ, और इनके लिए एल के मान, एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितने होते हैं 2, एफ के लिए कितने होते हैं 3, और इस तरीके से 4 5 6 जो भी ऑर्बिटल्स बढ़ती जाएंगे ऐसे उससे उनके मान बढ़ते जाएंगे। अब यहां से एक बात हम लोगों को समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई है, क्या ध्यान में रखना आप लोग, क्या एक शब्द हम कभी सुनते ना, क्या यार 1s ऑर्बिटल हमेशा 1s से ही होती है, ठीक है ना, 0s कभी नहीं सुना होगा आपने। कभी आप लोगों ने जो पी की शुरुआत होती है वो 2p से होती है, सुना है ना आप लोगों ने पी की शुरुआत 2p, कभी किसी ने 1p सुना है, नहीं सुना है हमने 1p। डी की शुरुआत किससे होती है, 3d से होती है। कभी 2d सुना है आपने, नहीं सुना है 2d, भाई डी ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से होती है 3d से, और एफ की शुरुआत कहां से होती है 4f से होती है। कभी सुना है आपने 3f आपने कभी नहीं सुना होगा, एफ की शुरुआत किससे होती है 4f से। तो आज की इस क्लास में मैं उन सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा, सारे कॉन्सेप्टों को आप लोगों के सामने बताऊंगा कि आखिरकार एफ की शुरुआत 3f से क्यों नहीं होती, 4f से क्यों होती है, डी की शुरुआत 2d से क्यों नहीं होती, 3d से क्यों होती है, पी की शुरुआत 1p से क्यों नहीं होती, 2p से क्यों होता है, और एस की शुरुआत 1s से होती है, ऐसे तो लिखता है 1s2 2s2 मतलब 0s आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है भाई, 2d पॉसिबल क्यों नहीं है, 3d तो पॉसिबल है, 3d की तो सीरीज होती है, 4d सीरीज होती है, 5d सीरीज होती है। कभी 1d सीरीज सुना है, कभी 2d सीरीज सुना है, नहीं सुना है। 4f होती है, 5f होती है, 3f कभी सुना है, 3f तो कोई होता ही नहीं। 3f क्यों नहीं होता भाई, अरे आपको पता होना चाहिए 3f क्यों नहीं होता, ऐसे 2f क्यों नहीं होता, 1f क्यों नहीं होता, 4f ही क्यों नहीं होता है, मतलब 4f ही क्यों होता है, जिसको आप लेंथिनाइड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हो। 4f को क्या बोलते हैं लेंथिनाइड, और 5f को क्या बोलते हैं आप एक्टिनाइड। ये क्यों नहीं पॉसिबल होती, 3f है 2f है, उन सारी चीजों का डिस्कशन अभी मैं क्वांटम संख्या को जब समझा दूंगा ना, उसके बाद में इन सारी चीजों पर मैं डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता है। इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इतने सारे डाउटों को निकाल के बाहर करेगी कि काफी चीजों के बारे में आप कभी सोचते भी नहीं थे, आज मैं सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि यार आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है ना। वो अभी मेरा जैसे लेक्चर खत्म होगा तो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, एक बार मैं फिर इसके बारे में बता देता हूं, फिर इसके बाद फिर मैं इनका डिस्कशन करूंगा आखिरकार इनका पॉसिबल क्यों नहीं होते ये ऑर्बिटल। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली है, क्या दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। और ये स्मॉल एल का मान, ये स्मॉल एल किसको शो करता है, कक्षक को शो करता है, ऑर्बिटल को। और कक्षक हमारी कौन सी लाइन, एस पी डी एफ जी एच आई जे के जो भी है वो चलती रहेंगी, ठीक है ना। इतना सारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लिखना, तो आप लोग आराम से लगा लेना, एस पी डी एफ जी एच आई जे के, इस तरीका से अनंत तक ये बढ़ती रहती है, ठीक है ना। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है 0, पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2, और एफ के लिए कितनी होती है 3। इसका मतलब इस चीज को यहीं पर रखते हैं क्या, कि दिगंशी क्वांटम संख्या किसको शो करती है, कक्षक को शो करती है। बस एक चीज यहां पर पता लगा लेना, आप लोग ध्यान में रखना, आप हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना इस चीज को, कि स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है स्मॉल एल से। स्मॉल एल के बराबर ना ही तो इसका कभी मान होगा और ना ही उससे कम होगा। मतलब ये एन का मान स्मॉल एन हमेशा ज्यादा होगा स्मॉल एल से। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों के, ये स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होगा किसमें से, स्मॉल एल से। और ये स्मॉल एल है ना आपकी, इसको इधर लिख देता हूं, ये स्मॉल एल ना ही तो ज्यादा होगा एन से और ना ही उसके बराबर होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, ये एल का मान कभी भी एन से ना ही तो ज्यादा होगा ना ही उसके बराबर होगा। मतलब ये एन का मान हमेशा ज्यादा होगा एल से, ना ही तो एल के बराबर होगा और ना ही एल से कम होगा। मतलब एन का मान हमेशा ज्यादा होगा एल से। तभी तो एक चीज पे फोकस करो, आप गौर की तरफ इधर देखो, क्या जब मैंने स्मॉल एन की शुरुआत की है तो स्मॉल एन की शुरुआत किससे हुई है, 1 से, और स्मॉल एल की शुरुआत किससे हुई है, 0 से हुई है। तो मान किसका ज्यादा है, अरे मान भैया स्मॉल एन का है, क्योंकि उसकी शुरुआत किससे हो रही है, 1 से, और आप लोगों को पता है एल की शुरुआत किससे हो रही है, 0 से। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना, एक बार फिर देख लेना, मैंने ये बोला है कि जो स्मॉल एन है ना, इसका मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, स्मॉल एल से, इसके बराबर नहीं होता ना ही इससे कम होता है। जैसे कि एन की शुरुआत किससे होती है, 1 से, और एल की शुरुआत किससे होती है, 0 से। तो कॉमन सी बात है, एन का मान एल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट करना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे बहुत सारे डाउटों को क्लियर करेगा। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका, ये बहुत सारे डाउटों को क्लियर करेगा।
कि स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है स्मॉल एल से, और ना ही स्मॉल एल के बराबर होता है और ना ही स्मॉल एल से कम होता है। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। प्रूव कर दिया। स्मॉल एन का शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से, और स्मॉल एल की शुरुआत किससे हो रही है? 0 से। इसका मतलब इसका मान ज्यादा है किससे? स्मॉल एल से। चलो ठीक है, तो 2 की बात हो गई। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोष को बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है? कक्षक को बताती है, ऑर्बिटल को बताती है। अब बात करता हूं मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है? इसको मैं कहां पर लिखूं? देखो इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, मेरे पास जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं और यूनिट को भी मिटा देता हूं। ये लो, देखो भैया इधर की तरफ देख लो। स्मॉल एन, ये चारों ऑर्बिटल को शो कर देता हूं। ये रही आपकी एस, ठीक है ना? एस, एस की वैल्यू कितनी होती है? 0। बात करता हूं मैं किसकी? पी की। ये रही आपकी पी, ये लिख दिया मैंने पी ऑर्बिटल, ठीक है ना? पी की ये कौन होगा? 0। इधर लिख दिया -1 और इधर लिख दिया +1। इधर क्या लिख दिया मैंने? +1। ये लो, इधर लिख दिया +1। अब मैं बात करता हूं डी की। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। ये लो 5 ऑर्बिटल। बीच वाली को 0 कर दो, इधर -1 लिख दो, इधर -2 लिख दो, इधर +1 लिख दो, इधर लिख दो +2। ये कौन सी होगा? डी ऑर्बिटल। एफ की बात करता हूं। एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है? 7 ऑर्बिटल होती है आप लोगों की। एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है? 7। 1 2 3 4 5 6, और ये है वही एफ की 7 ऑर्बिटल। बीच वाली को 0 कर दिया, इधर वाली को -2 -3, इधर वाली को लिख दिया +1 +2 और +3। एक बात ध्यान में रखना कि जो माइनस की संख्या है ना, माइनस की संख्या, उसको किधर की साइड लिखोगे? लेफ्ट साइड की ओर, और जो प्लस की संख्या उसको कहां पर रखोगे? राइट साइड की ओर। आप लोगों को पता है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये साइड अपने लिए कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। और आपको पता है ये साइड कौन सी होती है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की संख्या को तो माइनस में लिखोगे, और ये राइट साइड की संख्या को आप किस में लिखोगे? प्लस से, ठीक है ना? किस में लिखोगे? प्लस में। और कहां से शुरुआत करोगे? 0 से। हो गए ना? 0 +1 +2 +3। इधर 0 -1 -2 -3, चारों ऑर्बिटलों को मैंने आप लोगों को लिख दिया। अभी इनका मतलब क्या निकल रहा है, मैं इनको क्यों लिख रहा हूं, ये सारी चीजें अभी जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि आखिरकार मैं बताना क्या चाहता था, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता था। अभी तो सिर्फ इतना मतलब रखो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, जो समझा रहा हूं, बस उस पर फोकस करो। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी आप लोगों के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दूंगा कि आपके समझ में आ जाए कि मैं अभी क्या बता रहा था, ठीक है ना? तो फिलहाल में तो आप इतना मतलब रखो कि इस वक्त मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? तो ये किसकी वैल्यू शो कर दी? ये मैंने शो कर दी किसकी? चुंबकीय क्वांटम संख्या की, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एम से, ठीक है ना? इसको यहीं पर साइड में रखो, इसको पूरी को यहां पर साइड में रखो। ये लो, ये साइड में कर दिए, जो किसको बता रही है? चुंबकीय क्वांटम संख्या को। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना? ये किसको बता रही है? आप लोगों की किसकी बता रही है? ये बता रही है एल को, मतलब कौन सी? दिगंशी क्वांटम संख्या। और ये किसको बता रही है? आपकी, ये बता रही है आपकी स्मॉल एन को, मतलब कौन सी क्वांटम संख्या हो गई आप लोगों की? ये क्वांटम संख्या कौन सी हो गई आपकी? मुख्य क्वांटम संख्या। अब लास्ट एंड फाइनल की बात तो कर लेते हैं। जब इनकी बात कर लेने के बाद फिर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और अभी जो मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था कि भाई 3F क्यों नहीं बनती, 1P क्यों नहीं बनती, 2D क्यों नहीं बनती, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। ये केवल आप लोगों ने अब तक सुना होगा, इनका रीजन क्या होता है आज मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है ना? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं चौथी की बात कर लेता हूं। चौथी अपनी कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। और आपको पता है कि बात यहां पर किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। अरे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ही तो हम लोग पता लगा रहे, तो कॉमन सी बात है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है। इंग्लिश में एक को क्लॉकवाइज बोलते हो, एक को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है? +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है? -1/2। इसका मतलब इसको मैं शो कर देता हूं। देखो, जो आप लोगों की स्पिन क्वांटम संख्या, अरे स्पिन सिलेक्शन रूल में आपको पता है ना कि स्पिन सिलेक्शन रूल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को किससे शो करते हैं? स्मॉल एस से। किससे करते हैं? स्मॉल एस से। वो वैल्यू आपकी +1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। अगर आपने क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन लिखा है तो +1/2 लिखोगे, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन लिखा है तो उसके लिए क्या लिखोगे? -1/2। तो मैं ऐसे लिख दूं स्मॉल एस बराबर +1/2 या -1/2। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीका से क्लॉकवाइज है तो +1/2, और इलेक्ट्रॉन इस तरीका से तो ये कौन हो गया? आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये किसको शो करती है? आपकी किसको शो करती है? चक्रण क्वांटम संख्या को, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर को। अब सुनो मेरे बारे में, अब सुनो आप लोग इसको ध्यान से।
चारों क्वांटम संख्या लिख दी। एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको प्रॉब्लमों पे ले जा रहा हूं। एक बार फिर सुन लो, क्वांटम संख्या के बारे में मैं दोबारा से डिस्कशन कर रहा हूं, पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। जीरो लेवल से दोबारा डिस्कशन करता हूं और इस पूरी चीज को एक बार फिर समझा देता हूं। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्रॉब्लमों पे ले जाऊंगा और प्रॉब्लम का हमारा दो टारगेट होगा। पहला टारगेट तो हमारा क्या है कि मैं आपको क्वांटम संख्या देखना बताऊंगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्वांटम संख्या कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए उस चीज का रीजन दूंगा कि 1p क्यों नहीं बनती, 2d क्यों नहीं बनती, 3f क्यों नहीं बनता, 2p बनता है, 1s बनता है, 3d बनती है, 4f बनता है, 3f नहीं बनता, 1p नहीं बनती, 2d नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, उसका रीजन अभी मैं इस क्लास में दूंगा, ठीक है ना। तो पहले तो एक बार दोबारा से जीरो लेवल से बता देता हूं आखिरकार क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं। तो सुनो भैया, हमारा जो हेडिंग चल रही थी, हमारी जो हेडिंग चल रही थी वो चल रही थी स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, ये हेडिंग थी। अब उसके अंदर उस स्पेक्ट्रोस्कोप निम्नतम अवस्था में वहां पर एक शब्द का डिस्कशन कर रखा था, क्वांटम संख्या का, ठीक है ना। वहां पर किसका शब्द का डिस्कशन कर रखा है, क्वांटम संख्या का। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि पहले हमें क्वांटम संख्या आनी चाहिए। जब हम क्वांटम संख्या को सीख जाएंगे ना, उसके बाद उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिससे टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, टॉपिक पूरी तरीके से हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज हो, जितने ज्यादा बेसिक से लेंगे वो चीज उतनी अच्छी क्लियर होंगी और दोबारा उसको कभी भूल भी नहीं रहे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए पहले हम क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्वांटम संख्या क्या होती है, ठीक है ना। जैसे ही हम लोगों को क्वांटम संख्या समझ में आ जाएगी, उसके बाद उस टॉपिक को चालू कर देंगे। जिससे टॉपिक में अगर क्वांटम संख्या का जहां पर भी जिक्र होगा तो हमारा समझ में आ जाएगा आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप बात करते हैं क्वांटम संख्या की। तो आप लोगों को पहले ये बता देता हूं कि क्वांटम संख्या की हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो आप लोगों को पता, परमाणु में कौन होते हैं, कोष होते हैं। परमाणु में नाभिक होती है, नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं, कोष होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये चार क्वांटम संख्या थी ना, इनकी इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि हमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखते हैं कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए चार नियतांकों की आवश्यकता होती है। इन चारों नियतांकों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। इन चारों नियतांक, चारों कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। ये चारों क्वांटम संख्या में पहली, अब मैं आपको इधर से बताना चालू कर देता हूं। पहली कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको किस क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में किसका डिटरमाइन करती है, कोष का बताती है, किसको बताती है, सेल को बताती है, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। किससे बात करते हैं, स्मॉल एन से। और स्मॉल एन का मान कभी भी जीरो नहीं होता। स्मॉल एन की शुरुआत किससे होती है, 1 2 3 4 और इस तरीका से अनंत तक बढ़ती जाती है। ये लिख दी मैंने, ये रही स्मॉल, ये रही आप लोगों स्मॉल एन, 1 2 3 4 5। एक के कोष को हम किससे शो करते हैं, कोष को इससे तो शो करते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, जो भी ये बढ़ते जाएंगे। फिर उनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। जैसे कि के के लिए कितना होगा 1, एल के लिए कितना होगा 2, एम के लिए कितना होगा 3, एन के लिए कितना होगा 4। आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हो, 11वीं क्लास में सिखाते हैं सारी चीजों को हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर उस चीज की बात हो रही है तो मैं बिल्कुल डिस्कशन करूंगा। भाई क्वांटम संख्या की यहाँ पर बात हो रही है तो मुझे तो डिस्कशन करना पड़ेगा, चाहे वो 9th क्लास का टॉपिक हो, चाहे वो 12th का हो या 10th का हो, 11th का हो, किसी का भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है तो बिल्कुल मैं तो उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्वांटम संख्या आनी चाहिए और काफी स्टूडेंट, आप लोग इस बात को खुद झूठ और बोला, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं जिनको क्वांटम संख्या निकालना आती होगी, ठीक है ना। क्वांटम संख्या बहुत ही कम तुम लोग में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वांटम संख्या को जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे मेरा लेक्चर क्लियर होगा ना, आपके क्वांटम संख्या ऐसी फिट हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। तो चलो टॉपिक पर करते हैं बात, ठीक है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, कोष को बताती है, सेल को बताती है। सेल का मान कभी भी जीरो नहीं होता, आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं, कोष का मान कभी भी जीरो नहीं होता, उसकी शुरुआत किससे होती है, 1 से, ठीक है। बात करते हैं हम दिगंशी क्वांटम संख्या। ये दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। और ये स्मॉल एल किसको शो करता है, कक्षक को करता है, ऑर्बिटल को शो करता है। और आपकी ये ऑर्बिटल कौन सी हो सकती है, एच पी डी एफ। और एस के एल का मान, एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 2, एफ के लिए कितना होता है 3 4। इस तरीके से जैसे जैसे कक्षक बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे इनके मान बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, एन की शुरुआत किससे हो रही है, 1 से हो रही है, और एल की शुरुआत
किससे हो रही है, 0 से हो रही है। इसका मतलब ये निकला कि n का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, l से। l के बराबर नहीं होगा, l से कम नहीं होगा, l से ज्यादा ही होगा स्मॉल n का मान। और ये बात का प्रूफ यहां से हो रहा है। देखो n की शुरुआत किससे हो रही है, 1 से, और l की शुरुआत किससे हो रही है, 0 से। इसका मतलब इसका मान ज्यादा होता है किससे, स्मॉल l से। चलो ठीक है, दोनों समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरी की, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। अब आपके लिए पूरी ऑर्बिटल के लिए लिख दिए स्मॉल l का, जो स्मॉल m का मान। देखो s के लिए चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन, स्मॉल m का मान s के लिए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, p के लिए बीच में आपको पता p में 3 ऑर्बिटल होती है। यहां पर क्या लिख दिया, 0, इधर लिख दिया +1, इधर लिख दिया -1। आप बता d में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 होती है। बीच में लिख दिया 0, इधर +1 +2, इधर लिख दिया -1 -2। मतलब जो माइनस वाले नंबर है ना, वो तो आपको लेफ्ट साइड में रखने, और जो प्लस वाले नंबर है ना, वो राइट साइड की ओर रखने। उल्टा सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैं बता देता हूं बेटा, आप लोगों को ध्यान से समझ लो। आप लोग उल्टा सीधा मत कर देना। ये ऐसा नहीं कि -1 तो इधर लिख दिया, +1 उधर लिख दिया, गलत हो जाएगा आप लोगों का। जो माइनस की संख्या वो तो कहां पर रखनी है, लेफ्ट साइड की ओर, और जो प्लस की संख्या वो कहां पर रखनी है, राइट साइड की ओर। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं किसकी, डी की बात कर ली। बीच की को क्या कर दिया, 0, इधर लिख दिया +1, इधर लिख दिया +2, इधर लिख दिया -1, इधर लिख दिया -2। ये बात किसकी हो रही है, f ऑर्बिटल की। ये p जैसे दिखाई दे रहा है, इसको f बना देता हूं। ये लिख दी मैंने f ऑर्बिटल। बीच वाली को क्या कर दिया, 0 +1 +2 +3, और इधर लिख दिया -1 -2 -3। ठीक है ना। ये बात किसकी हो गई, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। अब कैसे निकालते हैं वो अभी आपको एग्जांपल लूंगा, तब आ जाएगी समझ में। अभी तो फिलहाल में इतना मतलब रखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, चौथी जो अपनी क्वांटम संख्या वो कौन है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल a से। और खूब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। मतलब चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के किसको बताती है, चक्रण को बताती है, स्पिन को बताती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार से होता है, 2। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, +1, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, -1। ये खूब अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ा था। स्पिन सिलेक्शन रूल में हमने ये सारी चीजें सीखी थी। ठीक है ना। अब जो अपना लेक्चर नंबर 3 था, उसमें स्पिन सिलेक्शन रूल की बात की थी। तो स्पिन सिलेक्शन रूल में हमने क्या देखा कि जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए +1 होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, -1। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के किसको बताती है, चक्रण को बताती है, स्पिन को बताती है। चलो ठीक है, चारों क्वांटम संख्या की बात हो गई। ठीक है ना, चारों क्वांटम संख्या की बात हो गई। किसका क्या काम होता है वो समझा दिया। ये किसको बताती है, कोष को। ये किसको बताती है, कक्षक को। ये किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति को। ये किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम लेना चालू कर देता हूं आप लोगों के लिए, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं अब देखते चलो बेटा। ठीक है ना। तो इन चारों को मैं मिटा दूंगा, इनको नहीं मिटा रहा, क्योंकि अभी इनकी कम जरूरत पड़ गई तो फिर बाद में लिखने पड़ेंगे। इनको यहीं पर रहने दो। मैं इन चारों क्वांटम संख्या को मिटा देता हूं और यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चालू कर देता हूं। अब एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं, एक एक चीज को देखते चलो। ये जो कि आप लोगों की, ये भाई आप लोग देखते होंगे इनको, जो आईआईटी की, पीएमटी की जो एग्जाम लगती है, उनमें क्वांटम संख्या के 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो मेडिकल की एग्जाम होती है, पीएमटी और आईआईटी होती है, जो आपकी जेईई, ठीक है ना, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसके अंदर 11th-12th का सिलेबस पूछते हैं। अरे भाई, आईआईटी और पीएमटी के अंदर 11th-12th का ही तो सिलेबस पूछते हैं, क्योंकि 11th-12th की चीजों को, क्योंकि एक बार बताओ, जो आईआईटी और पीएमटी हो तो उसमें एमएससी का सिलेबस क्यों पूछेंगे, आप भी जानते हो, क्योंकि बच्चे एमएससी तो कर रहा है। बच्चे को तो केवल एंट्रेंस एग्जाम ही तो देने कि भाई अगर आप पीएमटी या आईआईटी फाइट कर लोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उनके दौरान ये बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और उनके लिए इतना सारा मैटर लिखवा दे, क्वांटम संख्या को 20-20 पेजों में लिखवा देते हैं। मेरे समझ में नहीं आई, क्वांटम संख्या को 20 पेजों में लिखवाने की क्या जरूरत है। ये बड़ी मुश्किल से 1 पेज मान लो इसको पूरी लैंग्वेज को 1 पेज, और 1 पेज के साथ ही सिर्फ 1 लाइन बोलूंगा। अब ये समझा दिया। अब क्वांटम संख्या निकालने के लिए सिर्फ 1 लाइन बोलूंगा। इस 1 लाइन में आप कैसी भी क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। आगे नहीं मेरी बात समझे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती कि 20-20 पेजों में लिखवाते क्या है, जबकि क्वांटम संख्या का टॉपिक सिर्फ 1 पेज का है। अगर आपको चीजें आती है ना, तो उसको 1 शब्द में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, काफी मैंने आईआईटी पीएमटी के नोट्स देखे, उनमें क्वांटम संख्या के टॉपिक देखे, तो मेरा दिमाग खराब होगा कि यार क्वांटम संख्या के लिए कोई 20 पेजों में क्या लिखवा रहा है, वो ही फालतू रामायण, और लास्ट में कोई मतलब नहीं निकलता इतनी सारी चीजों का। अरे जो चीज आपसे 1 शब्द मांग रहे तो 1 शब्द में क्लियर करवा दो, उसको 20 पेजों में लिखवाने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। अभी आप लोगों को समझ में आ जाए कि 1 लाइन को मैं कैसे फॉलो करता हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, ये पूरी क्वांटम संख्या को निकालने की बिल्कुल जड़ है, जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो। सुनो वो लाइन क्या है बेटा। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना
क्वांटम संख्या हमेशा हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। ये इसकी क्या है ट्रिक। अब कैसी भी क्वांटम संख्या निकालो, आपको 1000 पेज, आपको 20 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ एक लाइन ध्यान होनी चाहिए कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, क्वांटम संख्या हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। अब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालते हैं अभी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक बार फिर सुन लेना, मेरी ट्रिक क्या है। जब भी कभी क्वांटम संख्या दिमाग में आ जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी ट्रिक है, ये इसका जुगाड़ है। आगे बात सुनिए, क्या है अपना जुगाड़ कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक दो मैं आप लोगों को सामने निकाल देता हूं और दो चार मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा। आराम से निकाल लेना, आंख मीच के निकालोगे आप लोग, आंख को तो बंद कर लेना और उसके बाद निकालना चालू कर देना कि क्वांटम संख्या को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं भैया यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेता हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, जो भी आईआईटी में, पीएमटी में, नेट के लेवल में तो नहीं आते, नेट में नहीं पूछते इन चीजों को। नेट की होती है, गेट की एग्जाम होती है ना, उनके दौरान इनको नहीं पूछते। एक बार फिर बता देता हूं, नेट और गेट की जो एग्जाम होती है उनमें क्वांटम संख्या को नहीं पूछते। क्वांटम संख्या को स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और आपकी ये सेकंड ग्रेड जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, स्कूल लेक्चरर, बेसिक स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड, आईआईटी और पीएमटी में तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं क्वांटम संख्या को। मतलब बहुत ही ज्यादा का मतलब ये कि एक दो नंबर का पूछ लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब मैं बताना चालू कर देता हूं। देखो मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है, मैं बोल रहा हूं कोई भी एक्स अपने मन से कोई भी ले रहा हूं, मैं मेरे मन से ले रहा हूं। मुझे 2p के अंदर चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। एक को कौन, एल, एम और एस, इन चारों के लिए क्वांटम संख्या के मुझे मान निकालने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से आता है कि 2p के लिए निम्न में से चारों क्वांटम संख्या के मान कौन कौन से होंगे। तो आप लोग कैसे निकालोगे 2p के अंदर। मैंने क्या बात बोली अभी कि क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। और मैंने 2p के अंदर लिख दिए, यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2p2। क्वेश्चन एग्जाम का यह है कि 2p2 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए निम्न में से कौन से होंगे। और आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। अब आपको किसी एक को क्लिक करना है, तो एक को कैसे क्लिक करोगे, इधर देखो। सबसे पहले तो पी की ऑर्बिटल बना दो, ये लो। पी की ऑर्बिटल कितनी होती है, 3, बीच वाली को प्लस, सॉरी बीच वाली को 0, इसको लिख दिया -1 और इसको मैंने क्या लिख दिया +1। ये लो पी की ऑर्बिटल लिख दी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 और 2। और मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बोली है कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम है। देखो ऐसे तो बोलेंगे 2p1 और 2p2, इसका मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो क्वांटम संख्या हमें इस इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। क्यों, क्योंकि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है वो सारी चीज आप लिख दो। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये किसको शो करता है, कोस को शो करता है। ये किसको शो करता है, कोस को शो करता है। ये किसको शो करता है, ये तो कक्षक है। और कक्षक के लिए आपको मान पता है एल के लिए क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एन का मान कितना होगा, 2। ये तो रहा एन का मान, यहाँ पर लिख दो 2। और आपको पता पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पर लिख दो 1। और आप लोगों को पता है एम का मान, यहाँ पर एम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, आपको पता लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है। तो एम का मान क्या होगा, 0। और मुझे एक बात बताओ यार, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बेटा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर इसका मान आएगा +1। इस तरीका से जो भी आपका ए, बे, से, दे, जो भी एबीसीडी में से जो भी हो, इस पे जाकर आप क्या कर दोगे, क्लिक। ये आपका आंसर होगा। ऐसे निकालते हैं क्वांटम संख्या। अभी 2-4 एग्जांपल और ले लेता हूं और 2-4 एग्जांपल आपके सोल्व करने के लिए दे देता हूं, उनको सोल्व कर लेना। फिर अगले दिन की क्लास होगी हम लोगों की, जो लेक्चर नंबर 6, एक बार फिर जो आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम दूंगा उनको सोल्व करके बता दूंगा। देख लेना किसकी सही है किसकी गलत है, ठीक है ना। सही है तो सीख जाए, अगर गलत हो तो देख लेना कहां पर गलती की है, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, ऐसे निकाल दी। एक दो और ले लेता हूं एग्जांपल। ये तो एग्जांपल नंबर मैंने फर्स्ट ले ली। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर सेकंड की, ठीक है ना। मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर सेकंड की। चलो एग्जांपल नंबर जो सेकंड है ना, एग्जांपल नंबर सेकंड में मैंने ले लिया 2p5। 2p5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। किसमें, 2p5 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चारों मैंने लिख दी। अब चारों के लिए चारों के मान निकालने किसके लिए, 2p5 के लिए। तो p ऑर्बिटल बना दो यार, ये लो p ऑर्बिटल बना दी आपने। बीच वाली को 0, इधर -1 और इधर क्या लिख दिया +1, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन भर दो।
1 2 3 4 और 5। अब आपको पता है क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं? क्वांटम संख्या हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है? 5वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अरे ऐसे ही तो बोलोगे 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। और क्वांटम संख्या हम कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन है, उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे होगा? उस 5वें इलेक्ट्रॉन से। तो देखो मैं इसको थोड़ा सही तरीका से लिख देता हूं, उधर हो गए। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कौन से? इस 5वें इलेक्ट्रॉन से। आप लोगों को पता हमें इस 5वें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्यों? क्योंकि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है वो सारी चीजें लिखते चलो। तो देखो आप लोगों को पता है ये किसको शो करता है? कोस को शो करता है। तो एन का मान कितना होगा? 2, और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1, यहां पर लिख दो 1। अब आप लोगों को पता है कि 5वें इलेक्ट्रॉन आपको किसमें पता है कि किसमें जा रहा है? 0 के अंदर। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? 0। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन अब आपका क्लॉकवाइज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू क्या होती है? -12। इसका मतलब यहां पर लिख दो -12। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? आगे बात सही है। ये 4 क्वांटम संख्या के मान किसको गए? 2p5 के। अब मैं और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर 2p3। मैं पहले p की बता देता हूं, यहां पर ले लिया मैंने 2p3, ले लिया 2p3। 2p3 के लिए मुझे 4 क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। तो देखो 2p3 के लिए 4 क्वांटम संख्या के मान निकाल लो आप लोग अच्छी तरीके से। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भर दो 3 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा? तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन 2 से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे है? इससे, क्योंकि क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो इधर देखो एन का मान कितना होगा? 2, एल का मान कितना होगा? 1। और अब ये देखो एम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में जा रहा है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है +1 में, एम का मान हो गया +1। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कौन है? क्लॉकवाइज। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए लिखते हैं +12। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीका से हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या को शो करती है जो किसको बताती है? कोस को बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या को शो करती है जो किसको बताती है? ऑर्बिटल को बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये लिखी हुई है आप लोगों के लिए, किसके लिए क्या वैल्यू होती है। और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ये मान आपका या तो +12 हो सकता है या -12 हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्लॉकवाइज है तो +12, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए क्या लिखोगे? -12। लास्ट इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो पी का लिया, अभी डी का ले लेता हूं, एस का ले लेता हूं, एफ का ले लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये लो भैया, इसको मिटा देता हूं। एग्जांपल नंबर जो भी है आपके जो भी बनते जा रहे हैं वो संख्या काउंट कर लेना, ठीक है ना, कर लेता बात। अब मैं बात करता हूं 3D, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी ले, मैंने ले लिया 3D2। 3D2 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो चलो कर लेते हैं बात। 3D2 N, L, M और S, इन चारों क्वांटम संख्याओं के मानों की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है ये ऑर्बिटल से, कक्षक से पहले जो संख्या होती है, जो नंबर होता है वो किसको करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। मतलब किसको शो करता है? कोस को शो करता है। किसको शो करता है? कोस को शो करता है। आप लोगों को पता है यहाँ पर n का मान ये कोस को शो कर, देखो ये कौन होती है? आपकी कक्षक होती है ऑर्बिटल। और उससे पहले जो संख्या होती है वो हमेशा किसको शो करती है? कोस को शो करती है, सेल को शो करती है। इसका मतलब ये n का मान कितना होगा? 3। और आप लोगों को पता है l का मान d के लिए कितना होता है? 2। तो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं? 2। अब आपको पता है कि मुझे d में 5 इलेक्ट्रॉन भर दूं, ये लो, ये d के अंदर ये लो, ये आपकी d ऑर्बिटल आई। यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया +1, यहाँ पर लिख दिया +2, यहाँ पर लिख दिया -1 और यहाँ पर लिख दिया -2। और कितने इलेक्ट्रॉन? d में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब हम किसकी क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं? इस वाले इलेक्ट्रॉन की। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? -1 में। तो m का मान लिख देना यहाँ पर -1। और आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है? +8। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो ठीक है, ये तो किसके लिए होगा? 3D2 के लिए। अब आप बोलोगे सर 3D7 के लिए निकालिए, तो ये लो 3D7 लिख देता हूं, 7 लिख दो यहाँ पर, ये लो। अब आपको पता है क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन के निकालने हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 7वां इलेक्ट्रॉन हुआ, तो भर लो 7 इलेक्ट्रॉन। 2 तो पहले से भरे, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है 7वां इलेक्ट्रॉन है, तो देखो n का मान वही 3,
L का मान वही 2, M का मान वही -1, लेकिन अब आपका जो सातवां इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस आप नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, माइनस आप। तो इस प्लस को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, ये लो माइनस, सॉरी इस प्लस को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये माइनस आप लोगों को क्या हो गई, एस का मान हो गया। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो और बता देता हूं, इसी में मैं बता देता हूं 3d5 की। किसकी बात कर लेता हूं, 3d5 की। 3d5 की तो वही n का मान वही 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब बात करते हैं m की। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, देखो 5 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा, 5वां इलेक्ट्रॉन ही ना अंतिम। तो देखो 1 2 3 4 और 5, 4 इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन होगा, 5वें इलेक्ट्रॉन होगा। तो 5वें इलेक्ट्रॉन को देखो वो किस में जा रहा है, अरे भैया 5वें इलेक्ट्रॉन जा रहा है +2 में। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग +2। और आपको बता जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन वो क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन 5वां आपका कौन है, क्लॉकवाइज। तो उसके लिए क्या लिखते हैं यार, प्लस आप लिखते हैं। ये लोग इस माइनस को प्लस कर दो, प्लस हाफ। इस तरीके से निकालते हैं क्वांटम संख्याओं के मान। चलो एफ के ले लेता हूं 1-2 एग्जांपल, फिर एस के लेके इसको खत्म करता हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं एफ ऑर्बिटल की, ठीक है ना, एफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोल दिया भैया 4f7, इसमें मुझे चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं, n l m और s। ये लो बराबर 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 और बराबर। और यहां पर लिख दो आप 7 कक्षक। ये लो आपकी ये 7 ऑर्बिटल लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई आपकी 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। बीच वाली को 0, -1 -2 -3, +1 +2 और +3 लिख दी। एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 भर दूं। ये लो 1 2 3 4 5 6 और 7 भर दिए। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और आपको पता है क्वांटम संख्या हम कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किस होगा, 7वें इलेक्ट्रॉन से। हमारा मतलब किस होगा, इस इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखने का, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसमें, परमाणु के अंदर। क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र, प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए 4 कांस्टेंटों की, 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है। और इन 4 नियतांकों को, 4 कांस्टेंटों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। चलो ठीक है। अब आप देखो पहली संख्या आपको बता दी, कक्षक से पहले जो संख्या होती है, ऑर्बिटल से पहले जो संख्या होती है, वो किसको शो करती है, कोस को, मतलब स्मॉल n को। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब आप लोग देखो f का मान n के लिए कितना होता है, l का गया, ये रहा। f के लिए l का मान कितना होता है, 3। तो देखो यहां पर लिख दो 3, ठीक है ना, 3 लिख दिया। अब आप देखो 7वें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, किसमें जा रहा है, +3 में। तो यहां पर लिख दो +3। और आपको पता 7वां इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। 7वां इलेक्ट्रॉन वो आपका कौन है, क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं, +हाफ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीके से क्वांटम संख्या निकालते हैं। एक और ले लेता हूं, एक का ही कोई भी ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लो आप लोग। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैं लिख दिया यहां पर 12 लिख दिया, क्योंकि अब मैं आपको बता कितने 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अरे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भरते हैं। तो 7 ऑर्बिटल होती है, 7 में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन, 7 भरे हुए हैं, ये लो 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन। और आपको होता क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। इसका मतलब क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे। तो देखो n का मान वही 4, f का मान वही, L के लिए कितना होता है, 3। अब आपको पता है जो आपका 12वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, +1 में। तो यहां पर इसको मिटाओ और यहां पर लिख दो +1, ठीक है, +1। और आपको पता है जो आपका 12वां इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर लिख दो आप लोग -हाफ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से हम क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं। पहले तो एक बार कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे वो IIT की हो, चाहे वो PMT की हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, आप लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इतने सारे भंडार पढ़ने से बेहतर है कि जितने कम शब्दों में चीजों को पढ़ोगे, जितनी ज्यादा ट्रिक अप्लाई करोगे चीजों में, उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, उतनी ज्यादा आपकी सब्जेक्ट मजबूत होगी। इतना अथा भंडार तो बुकों के अंदर भी लिखा हो। आगे नहीं बात समझे। देखो एक चीज और बता देता हूं, कोई स्टूडेंट जो आप लोगों के और टच में, काफी ऐसे स्टूडेंट है जो आप लोगों के टच में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों के टच में जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे, कहीं दूसरी कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट टच में हुआ आपके में, तो उससे ये पूछना कि क्वांट, अगर उनका टॉपिक पढ़ा दिया, अगर उनका ये टॉपिक पढ़ा दिया हो, तो उनसे ये पूछना आप कि क्वांटम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटम संख्या हम कैसे निकालते हैं। 1-2 एग्जाम्पल पूछ लेना, कोई सा भी है, 3D5 3D12, कोई सा भी एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एग्जाम्पल आप उनसे पूछ लेना। और फिर ये देखो वो
जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आगे बात समझे मैंने क्या बात बोली, हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां से कुछ सीख कर निकलो आप लोग, ठीक है ना। परसेंटेज तो बननी है क्योंकि हम चीजों को जानते तो परसेंटेज जाएगी कहां पर, नंबर जाएंगे कहां, नंबर तो वैसे ही उछलेंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज और जरूर होती है, वो होती है नॉलेज। नॉलेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है और नॉलेज वो ही देगा जिसके पास होगी, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है वो क्या देगा, ये तो आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो ये काम आप जरूर करना। जो भी स्टूडेंट XYZ कोई भी अगर आप लोगों के टच में हो तो उनसे क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछना। अगर उनका ये टॉपिक पढ़ा दिया हो तो उनसे पूछना कि यार क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, अपने आप को एक अनजान बन के पूछना। जैसे कि तुम्हें आते ही हो तुम ये पूछना यार क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजों को पूछना। फिर देखना वो जवाब दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कॉमन सी बात है, अगर उनको पढ़ाई होगी तो जवाब देंगे और अगर उनको नहीं पढ़ाई होगी तो वो जवाब नहीं देंगे। और अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको पता ही नेगेटिव पॉइंट बन गया है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या है कि जो भी हम चीज पढ़ रहे हो एक एक चीज हम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आपके स्टूडेंट टच में हो, जो XYZ कहीं पर भी पढ़ रहे हो, उनसे आप पूछ रहे हैं इन सारी चीजों को कि वो इन चीजों को जवाब दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। F की हो गई, अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, S की और कर लेता हूं। P की बात हो गई, D की हो गई, F की हो गई, S की बात और कर लेता हूं। और आप अपने मन से और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो उसमें। तो जैसे मैंने 12 का ले लिया, आप 13 का ले लो, 10 का ले लो, 9 का ले लो, 8 का ले लो, 7 का ले लो। फिर मेरे से पूछो कि सर हमने ये निकाली है, हमारी सही है क्या गलत है, ठीक है। लास्ट टाइम में मैं जैसे ही लेक्चर खत्म करूंगा एक दो आपको सोल्व करने के लिए दे दूंगा, जैसे कि आप देख लेना वो आपकी सही है गलत है, ठीक है। तो मैं S की ओर ले लेता हूं। तो चलो S की बात कर लेता है। एक तो S की ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 1S1 की ले लेता हूं, N L M और S। 1S1 के लिए 4 क्वांटम संख्या के मान निकालता हूं। तो आप लोगों को पता 1S1 S में कितनी ऑर्बिटल होती है, 1 ऑर्बिटल। हम जानते हैं S में कितनी ऑर्बिटल होती है, 1। और S के लिए M का मान क्या होता है, 0। S में चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन भरो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है 1 ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो S में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन भरो चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉन भरो, ये M का मान ऑल टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, इधर देखो। पहले तो बात करते हैं N की। N का मान आप लोगों को पता कितना होगा, 1। बात करते हैं S के लिए L की वैल्यू। तो इधर देखो S के लिए कितनी होती है, L की वैल्यू 0। यहां पर लिख दो 0। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो मैंने क्या बात बोली है कि S में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, S का मान L के लिए क्या होता है, 0। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप लोग, प्लस हाफ। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, चलो ठीक है। अब इसी को मैं किसके लिए ले लूं, 1s2 के लिए ले लूं। ये लो, ये मैं किसके लिए ले लेता हूं, 1s2 के लिए। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो, एक तो पहले से ही भरा, एक मैं ले लिया। अब आपको पता है क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। इसका मतलब 1s2, 1s1 से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे होगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना पहले था, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इस इलेक्ट्रॉन से। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n का मान वही 1, L का मान कितना होगा, 0। M का मान कितना, मैं पहले बोल दी कि चाहे इलेक्ट्रॉन S में 1 हो या 2, ऑल टाइम उसका M का मान क्या होता है, 0। अब बात करते हैं, अब यहां पर आप लोगों को पता है दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं है, कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर प्लस हाफ नहीं होगा, क्या होगा आप लोगों का, माइनस हाफ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से आप क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं। एक दो मैं आपको सॉल्व फॉर्मेलिटी के बेस पे सॉल्व करने के लिए देता हूं। वैसे तो आपके 100% समझ में आ गई, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। जितने भी इस वक्त स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं 100% दिमाग में बैठ गई। लेकिन फिर भी मेरी शांति को मैं 2-5 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं उनका डिस्कशन कर लूंगा, आप लोग देख लें, मिला लेना अपना, ठीक है ना। तो कुछ भी ले लेता हूं अपने मन से, तुम भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूं, ठीक है ना। देखो कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने किसकी, मैं लिख दी भैया 4s1 के लिए निकाल दे। एक तो 4s1 को ले लो, एक किसको ले लो, 3d8 को ले लो, ठीक है ना। एक किसको लिख लो, 4f14 को ले लो, ठीक है ना, 4f14 को ले लो, ठीक है ना। 4f किसको ले लिया मैंने, 14 को ले लिया। एक मैं किसको ले लेता हूं, 2p6 को ले लिया मैंने, ठीक है ना, 2p6 को ले लिया। एक ले लिया मैंने 4p5 को ले लिया, ठीक है ना। 2p6 को ले, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, जो भी एग्जांपल है समझाने के लिए ले लो। और आप लोग ले लो, और किसका लोगे, डी की हो जाए, एफ पे और ले लो, एक ले लेना 4f
4f3 के लिए, एक किसके लिए ले लेना 4f3 के लिए, ठीक है ना। इन सब के लिए आप क्वांटम संख्या निकाल के देख लेना। इन सब के लिए रफ कॉपी में क्वांटम संख्या निकाल कर देख लेना आप लोग, ठीक है। बहुत से तो समझने वाले तो अभी निकाल लियो, उन्होंने तो बोर्ड पे लिख दिए होंगे, ठीक है ना। जिनका समझ में आ गई ना वो तो शक्ल देख के कह दी कि सर हमने तो यहीं पर कर दिया सॉल्व, ठीक है ना। काफी स्टूडेंटों ने तो इनको देखते ही कर लिया होगा सॉल्व, ठीक है। जिनने नहीं किया वो रफ कॉपी लेना, रफ कॉपी में सबको सॉल्व करके देख लेना। अगले लेक्चर में मैं इनका डिस्कशन कर लूंगा, आपको बता दूंगा किसके लिए क्या निकला है, आप मिला लेना अपना। चलो ठीक है, अब सबसे मुद्दे की बात होती है, ठीक। ये हमारा समझ में आ गई क्वांटम संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, हमारा समझ में आ गई। एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं और ट्रिक और बोल देता हूं। क्वांटम संख्या की डेफिनेशन क्या बोली मैंने, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है। इन 4 नियतांकों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या, जिनमें मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n से शो करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l से शो करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से शो करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s से शो करते हैं। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, काफी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, उनको बताने के लिए 4 कांस्टेंटों की आवश्यकता होती है। उन 4 कांस्टेंटों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। चारों कांस्टेंटों के क्या नाम थे आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से शो करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको किससे शो करते हैं, स्मॉल s से, ठीक। और लास्ट में क्वांटम नंबर निकालने की, क्वांटम संख्या निकालने की ट्रिक बोली थी, एक लाइन में ट्रिक बोली थी। क्या बोली थी, कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, क्वांटम संख्या हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, ठीक है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कहीं पर भी अगर कोई आपसे क्वांटम संख्या निकालने को बोल दे और आप लोगों के लिए एग्जांपल दे दे कि भैया इसमें क्वांटम संख्या निकालो, चारों क्वांटम संख्या को बताओ, n, l, m और s, चारों क्वांटम संख्या को बताओ, तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा क्लिक रहेगी कि क्वांटम संख्या हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख लेना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या है, l का क्या है, m का क्या और s का क्या है, ठीक है। तो मैं ये बात मानता हूं क्वांटम संख्या निकालना आपको आ गया। फिर भी किसी स्टूडेंट को 21-20 कुछ लगता है तो बिल्कुल कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, लेक्चर ले रहा था शुरू में जब मैंने एक बात बोली थी, अब उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूं। देखो पहले मैं पानी पी लेता हूं यार, पूरी एनर्जी लगा दी तुम्हारे लिए। अब बताता हूं, गला सूख गया बोलते बोलते ही। चलो इसको तो मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं। और एक बहुत अच्छी चीज पर मैं डिस्कशन करूंगा, वास्तव में वो चीज सोचने लायक है, वास्तव में वो चीज सोचने लायक है। और अगर आप कहीं पर कभी केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाए आप लोगों को, तो ये सारी चीज इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस होती है कि बिल्कुल प्रत्येक स्टूडेंट को आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझो, कि आप लोगों को पता है एस की शुरुआत आपको पता है कहां से होती है, 1s से। अरे एस हम जब शुरुआत करते हैं ना एस की, तो एस की शुरुआत 1s से होती है, ठीक है ना। पी की शुरुआत किससे होती है, 2p से। डी की शुरुआत किससे होती है, 3d से। और एफ की शुरुआत किससे होती है, 4f से, ठीक। क्या बोली है मैंने, एस की शुरुआत किससे होती है, 1s से। पी की शुरुआत किससे होती है, 2p से। डी की शुरुआत किससे होती है, 3d से। और एफ की किससे शुरुआत होती है, 4f से। कभी अपने आप से ये पूछने की कोशिश की है क्या एफ की शुरुआत 4f से क्यों? अरे 3f से भी हो सकती थी, 2f से भी हो सकती थी, 1f से भी हो सकती थी, ये भी हो सकते थे, 3f भी हो सकता था, 2f भी हो सकता था, 1f भी हो सकता था। लेकिन आपको पता है ये नहीं होते। केवल कौन होता है, 4f होता है, 5f 6f जो भी है, ठीक है। अभी तो 2 सीरीज की बात हुई है, 4f और 5f। कभी भविष्य में आवर्त सारणी और आगे तक जाती है तो अगली भी आ जाएंगी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि 1f नहीं होता, 2f नहीं होता, 3f नहीं होता, 4f होता है बिल्कुल। चलो ठीक है, ये क्यों नहीं होते क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते आप इसका जवाब दो, ठीक है। बात करता हूं डी की। डी की शुरुआत किससे होती है, 3d से। आप लोगों ने कभी ना तो 2d सुना होगा, ना तो आपने 2d सुना होगा, ना आप लोगों ने 1d सुना होगा। आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा। डी की जब शुरुआत होती है तो वो किससे करता है, 3d से। 3d 4d 5d और तो बढ़ती जाती है, लेकिन जब वो शुरुआत करता है तो वो किससे करता है, 3d से। और क्वेश्चन ये है कि 1d क्यों नहीं होता है, 2d क्यों नहीं होता, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं किसकी, पी की। पी की शुरुआत किससे करते हैं, 2p से। कभी भी आप लोगों ने 1p नहीं सुना होगा, कभी भी किसी स्टूडेंट ने 1p नहीं सुना होगा, ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। और एस की शुरुआत किससे होती है, 1s से। हाइड्रोजन का भी लिखते हो, अरे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक ही तो होता है, तो उसका क्या लिखते हो, 1s1,
तो वो 1s से क्यों होता है? अरे 0s से भी तो स्टार्ट हो सकता है भाई, ये 1s से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये 0s से भी तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको पता है 0s से स्टार्ट नहीं होता। और किससे होता है? 1s से होता है। ये किससे होता है? 2p से होता है। ये किससे होता है? 3d से होता है। और ये किससे होता है? 4f से होता है। और भैया इसका तो बहुत ही सीधा सिंपल, बहुत ही शानदार जवाब है, बहुत सीधा जवाब है यार। बताओ एक बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि स्मॉल n का मान कभी भी L से कम नहीं होगा और कभी भी L के बराबर नहीं होगा। अगर स्मॉल n का मान L से कम है या बराबर है तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। कैसे? इधर देखो, अब इनके जवाब देता हूं। 1s क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि यहां पर n का मान कितना है? 1, और s के लिए l का मान कितना है? 0। इसका मतलब ये तो किसका मान होता है? n का, और l के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब 1s बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर n का मान l से ज्यादा है, इसलिए 1s बनता है। ठीक है। 0s क्यों नहीं बनता? 0s इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहां पर n का मान और l का मान बराबर हो रहा है। l का मान भी क्या हो गया? n का मान क्या हो गया? 0, और n का मान तो 0 कभी होता ही नहीं। और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। दोनों के लिए 0 0 हो गई। इसका मतलब आप लोगों ने n और l को बराबर कर दिया। और मैंने क्या बात बोली है कि इनकी वैल्यू कभी बराबर नहीं होती। मतलब हमेशा n का मान ऑल टाइम l से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा, कभी भी ना तो उससे ज्यादा होगा ना ही उसके कभी बराबर होगा। ये गलत है आपका, ठीक है ना? ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। n का मान हमेशा ज्यादा होगा। क्या? ऑलवेज। ऑलवेज को हम क्या बोलते हैं? हमेशा ज्यादा होगा। n का मान हमेशा ज्यादा होगा l से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ऑर्बिटल बनती हैं, और अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। और प्रूव कर देता हूं, इधर देखो। बात करते हैं 2p की, देख लेते हैं। 2p के लिए n का मान कितना होता है? कितना? 2। और आपको तब p के लिए l का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब ये तो किसका होगा? n का मान, और ये किसका होगा? l का मान। इसका मतलब n का मान l से ज्यादा है। अगर n का मान l से ज्यादा है तो ऐसी ऑर्बिटल तो बनती हैं। ये लोग कर दो राइट, बनती है। बात करता हूं फिर नीचे 1p की। 1p क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर n और l का मान बराबर आ रहा है। देखो, एक 1p की बात कर रहे हो, एक n का मान कितना है? 1, और p का मान भी कितना है? l का मान भी कितना है? 1। और आपको पता है n और l का मान क्या हो रहा है? n और l का मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि n का मान l से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। एक बार फिर देख लेना भैया, 1p के लिए n का मान कितना होता है? 1, और l के लिए p की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका मतलब यहाँ पर n और l का मान क्या हो रहा है? बराबर। और आप लोग जानते हो कि n और l का मान कभी भी बराबर नहीं होता। अगर बराबर हो रहा है तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। मतलब स्मॉल n का मान हमेशा ज्यादा होता है स्मॉल l से। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? इसका मतलब ये बनती है क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना है? 2, और l का मान कितना है? 1। और ये तो कंडीशन है ही हमारी, n का मान ज्यादा होना चाहिए, हमारा हो रहा है l से, ठीक है ना? यहाँ पर बराबर हो रहा है, इसलिए ये ऑर्बिटल नहीं बनती। बात करता हूं 3D क्यों बनती है? अरे भैया 3D में n का मान कितना होता है? n का मान कितना होता है? 3, और l का मान कितना होता है? 2। देखो d के लिए l का मान कितना होता है? 2। इसका मतलब n का मान ज्यादा है और l का मान कम है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल आपकी बनेगी। 2D क्यों नहीं बनती? क्योंकि 2D के अंदर n का मान कितना होता है? 2, और l का मान भी कितना होता है? 2। बराबर हो रहे हैं, और आपको पता है कि ये मान कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए 2D नहीं बनती। 1D क्यों नहीं बनती? क्योंकि 1D का भी बता देता हूं यहाँ पर केस। 1D के लिए n का मान कितना होता है? 1, और l का मान कितना हो रहा है? 2। इसका मतलब यहाँ पर तो l का मान ज्यादा हो गया। अरे ज्यादा हो गया तो ये ऑर्बिटल नहीं बनती। बात मेरी समझ में आई? चलो ठीक है। अब बात करता हूं 4f क्यों बन जाती है और ये क्यों नहीं बनती? क्योंकि 4f में n का मान कितना होता है? 4, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। बिल्कुल सही बात है, n का मान l से ज्यादा है, और अगर n का मान l से ज्यादा है तो वो ऑर्बिटल बनती हैं। जैसे कि इधर देखो, 4f के लिए n का मान कितना हो रहा है? 4, और l का मान कितना हो रहा है? 3। इसका मतलब n का मान ज्यादा है और l का मान कम है, तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्बिटल आपकी बनेगी। लेकिन बात करता हूं, इसको मिटा देता हूं इधर से। बात करता हूं इसकी 3f की, 2f की और 1f की एक क्यों नहीं बनती? 3f n का मान कितना होता है? 3,
और एल का मान भी कितना होता है 3, इसलिए ये नहीं बनती। बात करता हूं किसकी 2f की, n का मान कितना होता है 2f के लिए, ये यहाँ पर n का मान कितना होगा 2 और l का मान कितना होगा 3, इसका मतलब n का मान तो कम होगा, l का मान ज्यादा होगा, नहीं बनेगी। बात करता हूं मैं किसकी 1f की, यहाँ पर n का मान कितना 1 और l का मान कितना है, L का मान कितना है ये देखो 3, इसका मतलब L का मान ज्यादा है n का मान कम है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल भी नहीं बनती। 4f क्यों बन जाती है, 4f के अंदर n का मान कितना होता है 4 और L का मान कितना होता है 3, इसका मतलब यहाँ पर n का मान ज्यादा है L का मान कम है, इसका मतलब 4f बन जाती है। 5f भी बन जाएगी, 5f के 5 भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना है 5 और L का मान कितना है आप लोगों का 3, ठीक है ना। अरे सही है ना, n का मान तो कितना होगा 5 और l का मान कितना होगा 3, इसका मतलब n का मान ज्यादा है l से, अगर n का मान ज्यादा है l से तो ये ऑर्बिटल बनेगी। और लास्ट में शोभातन की एक बात क्या कि स्मॉल n का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए स्मॉल l से, अगर ऐसी कंडीशन है रही है तो वो ऑर्बिटल्स बनती हैं। लेकिन अगर स्मॉल l का मान ज्यादा हो गया या बराबर हो गया तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इसलिए 1s बनता है, 2p बनता है, 3d बनता है और 4f बनता है, और इससे नीचे की 0s नहीं बनती, 1p नहीं बनती, 2d नहीं बनती, 1d नहीं बनती, 3f नहीं बनती, 2f नहीं बनती और 1f नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इन कंडीशनों में या तो l का मान ज्यादा है या फिर l का मान क्या है बराबर, किससे, स्मॉल n से, और ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। ये इनका कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, परेशान हो गए भैया आप तो सच में, पूरी एनर्जी लगा दी। पहले तो ये बात होता, मेरी एनर्जी तो जो बेस्ट हुई है वो ठीक है, लेकिन ये बात होता, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई नहीं, बिल्कुल भैया अब आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी दम लगा दी इस टॉपिक में, पूरी की पूरी जितनी भी एनर्जी सब इस लेक्चर में लगा दी। क्यों, क्योंकि आज के इस लेक्चर में किसी भी कीमत पर मुझे क्वांटम संख्या देखना बताना था, क्योंकि हो सकता है आप बीएससी थर्ड ईयर में इस वक्त किसी स्टूडेंट को एमएससी केमिस्ट्री से करनी पड़ गई, 1-2 साल के बाद कहीं 11th या 12th क्लास पढ़ानी पड़ गई, तो 11th और 12th क्लास पढ़ाओगे तो आप लोगों को पता है यहीं से शुरुआत होगी। जो पहले दूसरे चैप्टर है एटॉमिक संरचना, परमाणु संरचना वाले में ये दे रखा है, और वहां पर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगे सारी चीजें, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना, उनको ऐसे एक्सप्लेन करना, रट्टा तो मरवा मत देना उनको, क्वांटम संख्या देखते रट्टा मरवाना चालू कर दे, नहीं ऐसा मत करना आप लोग, क्योंकि अगर आप एक अच्छे से पढ़ रहे हो तो बच्चों के लिए अच्छी ही नॉलेज दो। समझ में आ गई नहीं मेरी बात। और उससे कोई मतलब नहीं कि आप उस सब्जेक्ट से आगे अपना कैरियर बनाते हो नहीं बनाते, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमें आना चाहिए। डिपेंड ये करता है, डिपेंड ये नहीं करता कि केमिस्ट्री से आप आगे जाके कैरियर बनाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री से आप कैरियर बनाते हो नहीं बनाते हो। डिपेंड ये करता है कि जो चीज आप किसी से पढ़ रहे हो वो चीज आपको आनी चाहिए। बात मेरी समझ में आ गई नहीं। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट आपके टच में हैं, वो जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, उनसे इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना कि क्वांटम संख्याओं को कैसे निकालते हैं, क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, और 1-2 एग्जांपल देखो उनसे सॉल्व करवाना। फिर उनसे ये भी क्वेश्चन पुट करना कि भाई 1p क्यों नहीं बनती, 2d क्यों नहीं बनती, 3f क्यों नहीं बनती, और 2f क्यों नहीं बनती, 1f क्यों नहीं बनती, 4f भी क्यों बनती है, इन सारी चीजों को पूछना। फिर देखो वो जवाब देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन करोगे ना, कंपटीशन करते तभी मजा आता है। कंपटीशन करते तब पता तो लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और लोग क्या पढ़ रहे हैं। आगे नहीं मेरी बात समझ में, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, बिल्कुल नंबर 1 प्लेटफॉर्म अपना, ठीक है ना। सभी तरीका से नंबर भी उछलेंगे और इतने शानदार नंबर आएंगे कि जब नंबर आएंगे ना तो प्रत्येक स्टूडेंट कॉल करके बताएगा देखो सर आपकी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है हमारे। बस यही तो एक खुशी का पल होता है अपना, ठीक है ना। जब स्टूडेंट के मुंह से ये चीज सुनते हैं कि सर सब्जेक्ट और भी थी लेकिन आपके नंबर अलग ही दिख रहे हैं, और ये तो आप लोग जानते हो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के निकल गए, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही है इसमें जो मेरे से 11th क्लास में पढ़े थे, 12th में भी पढ़े थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे पास पढ़े थे, सेकंड ईयर में पढ़े थे, और अब बीएससी फाइनल में भी मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मेरे से पूरा ही कैरियर बना और आगे जाके बोलते सर पीजी भी आगे जाके इसी सब्जेक्ट से करेंगे। इसका मतलब वो कितने साल पढ़ लेंगे, 7 साल, और आगे जाके नेट या गेट की प्रिपरेशन करेंगे, तब भी वो लोग मेरे से जुड़ेंगे। इसका मतलब उनका पूरा कैरियर ही मेरे से जुड़ गया।
कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड ईयर से जुड़े हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी बार आए बीएससी फाइनल ईयर में। तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा क्या और जगह पे और यहाँ पर कितना डिफरेंट है। डिफरेंट भी बहुत ज्यादा, एक तो होता है डिफरेंट तो चलता है, देखो डिफरेंट तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाना, बहुत ज्यादा डिफरेंस, ये चीज नहीं चलती। अगली बात सुन, और ये तुम लोग मेरे प्रत्येक लेक्चर में देख लो, आज के लेक्चर में देख लो, पूरी एनर्जी लगा दी, और हर लेक्चर में ये देख लो, जब तक चीज समझ में नहीं आ जाती तब तक उसका पीछा मत छोड़ो, लगे रहो जब तक वो समझ में नहीं आती। और जितनी ज्यादा चीजों में ट्रिक यूज करोगे, ट्रिक जितनी ज्यादा यूज करोगे, चीज उतनी ही ज्यादा आसान होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अभी इसी क्वांटम संख्या को मैं 15-20 पेज पहले लिखवा देता और उसके बाद में डिस्कशन करता, अरे भैया फिर क्या मतलब निकलता। एक चीज तो ये, और एक चीज और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ ली, मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए बात। हालांकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर भी उसके भी डिस्कशन करूंगा। नोमेनक्लेचर, आप लोगों ने 11th क्लास में देखा नोमेनक्लेचर के कितने पेज लिख पाते थे, हमको लगभग देखना अपने, अगर 11th के नोट्स पढ़ोगे नोमेनक्लेचर के लगभग हमको 50-60 पेज लिख पाते थे, और रूल भर के रख देते नोमेनक्लेचर में ये करते हैं वो करते हैं। और जब आपको मैंने नोमेनक्लेचर सिखाया था तो शायद नोमेनक्लेचर की मैंने 2-3 लाइन बोली थी। जो स्टूडेंट सेकंड ईयर फाइनल में पढ़े या फर्स्ट ईयर में जो मेरे से पढ़े, वो पीछे झांक के देखो आप लोग, जो आप लोगों को पता लगा कि नोमेनक्लेचर जब मैंने एक्सप्लेन किया था ना, तो सर 3-4 पॉइंटों में ही एक्सप्लेन कर दिया नोमेनक्लेचर। मतलब वो 60 पेज 50 पेज मैंने तो नहीं लिखवाए, दो तीन शब्दों में क्लियर कर दिया। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिर नोमेनक्लेचर की बात करूंगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिर नोमेनक्लेचर की बात करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो अभी जुड़े, तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब देख लेना आप लोग। और जो पुराने वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं सब चीजों को, पुराने वाले बच्चे हैं वो तो सारी चीजों को जानते हैं, नए वाले बच्चे देखते चलो आप लोग सारी चीजों को, ठीक है ना। लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो ये बोलेगा सर वास्तव में कुछ चीज ऐसी थी जो आज हमने पहली बार आपसे सीखी थी। ये 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ ली, बीएससी सेकंड ईयर पढ़ ली, लेकिन सर इन चीजों को हम आपसे ही सीखे थे, इससे पहले हम लोग कभी नहीं सीखे थे इन सारी चीजों को, ठीक है। कहने का मतलब हमारा हर एक लेक्चर बिल्कुल बेस्ट होगा। आपकी तरफ से तो मुझे इतना ही रेस्पॉन्स चाहिए कि भाई जितने भी हो सके पढ़ाई करते रहो। और बहुत से तो ये कि पढ़ते ही नहीं है, अरे भाई ये गलत बात है। देखो आप लोग पढ़ाई चालू करो, जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई, वैसे तो मुझे पता है कि जितने अपने से जुड़े हुए सारे बच्चे पढ़ने वाले, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। वास्तव में सच बोल रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। और जितने भी मेरे से जुड़े हैं, जब वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर को, फाइनल को या एमएससी को, वो सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, कल के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, वो रिजल्ट देंगे, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो स्टूडेंट जितने भी, सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही है कि जितने भी मेरे से स्टूडेंट जुड़े वो सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब सभी इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और इतना विश्वास करता हूं मैं उन पर कि हाँ ये वो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल मुझे नंबर 1 पर पहुंचा देंगे। ये सारे स्टूडेंट जो मेरे से जुड़ रहे हैं ना, बिल्कुल नंबर 1 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट जुड़े मेरे से, ठीक है ना। सभी पढ़ने वाले, तो ये तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, किसी भी तरीका से किसी भी टॉपिक में, ये आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है, किसी भी टॉपिक में कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, बिल्कुल आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी तरीका से डाउट नहीं होना चाहिए, हम नंबर 1 पे, बिल्कुल नंबर 1 पे अपनी पोजीशन बनाकर रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।